आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। झारखंड की इंतखाबी जंग के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने संभाली कमान। चाईबासा और गढ़वा में JMM को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, इस बार झारखंड में बेटी माटी रोटी बचाने का है चुनाव। हेमंत सोरेन समेत इंडिया इत्तेहाद ने भी इंतखाबी मुहिम की तेज। इंतखाबी कमीशन ने आइंदा असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की तारीख की तब्दील। अब 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को होंगे उत्तर प्रदेश असेंबली ज़िमनी इंतखाबात। वहीं केरल और पंजाब में भी अब 20 नवंबर को होंगे ज़िमनी इंतखाबात। वक्त तरमीमी बिल पर JPC की मीटिंग जारी। जमात इस्लामी हिंद ने मीटिंग में पेश किए अपने ख्यालात। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये के खिलाफ BJP का रियासतगीर मुजाहिरा। अल्मोड़ा बस हादसे में 35 अफराद की मौत। मजिस्ट्रेट जांच की हिदायत। वजीर आजम राहत फंड से महलूकीन के अहल खाना को 2-2 लाख रुपए, जख्मियों को 50,000 की इमदादी रकम का ऐलान। रियासती हुकूमत की जानिब से भी महलूकीन के अहल खाना को 4 लाख, जख्मियों को 1 लाख रुपए का मुआवजा। पूर्वांचल में छठ पूजा की तैयारियां तेज। मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे की बड़े पैमाने पर तैयारी। दिल्ली में जमुना की आलूदगी के ऊपर तशवीश की वजह। और अहम सुर्खियों के बाद ये अब नजर डालते हैं खबरों की तफसीलात पर। PM मोदी ने झारखंड की इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभाल ली है। चाईबासा में कहा कि इस बार झारखंड में बेटी माटी और रोटी बचाने का इलेक्शन है। पूरा झारखंड एक सुर में कह रहा है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा NDA सरकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में पूरी ताकत से बोलिए साहब, रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। और वजीर आजम ने झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी रैली का आगाज गढ़वा से किया। उन्होंने JMM कांग्रेस RJD इत्तेहाद को अकरबा परवरी, बदउनवानी और खुशामद को फरोग देने वाला करार दिया। वजीर आजम ने अवाम से अपील की कि ऐसे लोगों से बचें, तभी रियासत तरक्की कर सकती है। JMM कांग्रेस RJD ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है।
वजीर आजम ने बदनवानी और लूटमार को बड़ा मसला करार दिया। उन्होंने कहा कि इन लुटेरों ने रियासत के अवाम के लिए किए गए हर तरक्की काम को लूट लिया है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी। मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटों के पहाड़ इतने बड़े होते हैं जी। अरे इंसान तो छोड़िए, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी। और ये पैसा किसका था भाई? ये पैसा किसका था? ये पैसा झारखंड के लोगों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के नौजवान का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड की बेटियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के गरीबों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के आदिवासियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के मेरे किसान भाइयों का था कि नहीं था? लूट लिया। कहीं रोड बननी थी, कहीं बस अड्डा बनना था, कहीं ये पुलिया बननी थी, कहीं स्कूल अस्पताल बनना था, कहीं बिजली की लाइन पहुंच रही थी। सब कुछ लूट लिया। वजीर आजम ने झारखंड के इंतखाबात को अपनी बेटी माटी और रोटी बचाने का इंतखाब करार दिया। वजीर आजम ने कांग्रेस के झूठे वादों से बचने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में झूठे वादे किए, लेकिन अब वो उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है। इन्होंने हिमाचल को तबाह करके रख दिया है। वहां कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है। अपने हक का डीए पाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। यहां जो सरकारी मुलाजिम है ना, वो जरा हिमाचल के अपने परिचित हो तो पूछ लो क्या हाल करके रखा है इन्होंने। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार के झूठे वायदों की वजह से वहां की जनता पस्त पड़ गई है। कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है उससे तो कांग्रेस के भीतर ही घमासान मचा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है।
इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र की पुलिस डायरेक्टर जनरल रश्मि शुक्ला को उनके ओहदे से हटा दिया है। कांग्रेस और दीगर जमातों की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर उनका तबादला कर दिया। कमीशन ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की थी कि वो अपना चार्ज केडर के अगले सीनियर तरीन IPS ऑफिसर को सौंप दे। उसके बाद मुंबई के मौजूदा पुलिस कमिश्नर विवेक भांसलकर को DGP के ओहदे का इजाफी चार्ज दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आइंदा असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों में बड़ी तब्दीली की है। वाज़ेह रहे कि केरला, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को असेंबली ज़िमनी इंतखाबात होने थे। नई जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक अब इन रियासतों में 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। काबिल ज़िक्र है कि वोटिंग की तारीख में तब्दीली उस वक्त हुई है जब कागजात नामजदगी का अमल बहुत पहले ही मुकम्मल हो चुका है। लीडरों के इंतखाबी मुहिम के दरमियान कमीशन ने वोटिंग की तारीख में तब्दीली की है। कर्नाटक के विजयपुरा में वक्फ अराजी तनाज़े पर सियासत तेज हो गई है। रियासती हुकूमत की खुशामद की पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी मुसलसल सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। इसी तनाज़े की वजह से आज कर्नाटक के कुलबर्गी में बीजेपी के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़ीर आला सिद्धरमैया को तनकीद का निशाना बनाया। और वक्फ तरमीमी बिल पर JPC की मीटिंग शुरू हो गई है। JPC की मीटिंग में जमात इस्लामी हिंद शिरकत कर रही है। JPC मीटिंग में मुस्लिम खवातीन दानिशवरों के ग्रुप का एक वफ्द भी अपने ख्यालात पेश करेगा। मीटिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी की मुस्लिम खवातीन प्रोफेसरों ने भी शिरकत की। JPC की मीटिंग कल भी होगी। नेशनल एडवोकेट काउंसिल के नुमाइंदे JPC के सामने पेश होंगे और अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल पर JPC की रिपोर्ट पार्लियामेंट के अगले इजलास के पहले हफ्ते में पेश की जानी है। ये मीटिंग पार्लियामेंट हाउस के अहाते में हो रही है। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। अल्मोड़ा के मारचूला के करीब एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 35 अफराद हलाक हुए हैं जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं। SDRF की टीम ने जख्मियों को बाहर निकाला और इलाज के लिए तिब्बी मरकज ले गई। शदीद जख्मियों को हवाई जहाज से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रियासती हुकूमत ने हादसे के मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मरने वाले के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए और जख्मियों को 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। ये बस पौड़ी गढ़वाल जिले के गुलेक इलाके से मुसाफिरों को रामनगर ला रही थी। दरिसना वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट, कमिश्नर कुमाऊं डिवीजन और DM अल्मोड़ा से फोन पर बस हादसे के बारे में बात की और वाक़े की जानकारी ली। बचाव और राहत का काम तेजी से अंजाम देने की हिदायतें भी जारी की। तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहां पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। अल्मोड़ा बस हादसे पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि राहत और बचाव का काम मुसलसल जारी है। जख्मियों में से जिनकी हालत तशवीशनाक है उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। वजीर आजम ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सड़क हादसे पे मैं अपने प्यारों को खोने वाले के तई मेरी ताज़ियत। इसके साथ ही मैं तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ।
रियासती हुकूमत की निगरानी में मकामी इंतजामिया राहत और बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी की वजह से पहले ही बुरहान है। अब छठ से पहले यमुना नदी की आलूदगी की सतह भी खतरनाक हद तक पहुंच गई है और ये आलूदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। पानी में अमोनिया की मकदार ज्यादा होने की वजह से सफेद झाग की एक चादर पानी पर तैर रही है। यमुना नदी की आलूदगी की वजह से छठ व्रतियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार हमारे गरीब आदमियों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। वो अपनी मतलब की सत्ता के मुद में चूर रहे हैं। वादा तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम आज 5 सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। बगल में ही हम मतलब कि गोविंदपुरी में रहते हैं, वहां से हमारे पूरे फैमिली आती है यहाँ पर नहाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी है। जब वोट लेने का रहता तब तो वादा बहुत करते हैं, उसका बाद हो जाता फिर अपने अपने घर में बैठ जाते हैं। और क्या करेंगे हम सब। ये तो खतरे में, ये कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, एलर्जी हो रहा है, खुजली हो रहा है शरीर में, पानी गंद है, क्या करूं। पानी हरा होना चाहिए, नीला होना चाहिए, वो काला पानी है। और काला पानी की मात्रा ये है कि जो इसका बीओडी लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि एसटीपीज के द्वारा जो दिल्ली में 40 एसटीपीज हैं, जो कि कहने के लिए 40 हैं और 37 काम कर रही हैं, और 37 में से 22 खुद उनके स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रही हैं। उनकी खुद की अपनी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि वो बता रही है कि जो 22 एसटीपीज हैं वो हम उतना आउटलेट दे ही नहीं पा रहे हैं। और अगर वो प्रॉपर काम करें तो स्थिति ये जो नदी काली दिख रही है वो काली नहीं दिखेगी। बीजेपी लीडर हरीश खुराना ने दिल्ली में मुसलसल बढ़ती हुई आलूदगी पर आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का AQI 300 से आगे है, लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ टोपी पहनाने का काम कर रही है। दिल्ली आज फिर धुआं है। प्रदूषण का लेवल 300 से पार AQI हो चुका है, लेकिन अफसोस दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर और अपनी जिम्मेवारी दूसरों पे डालने के अलावा कुछ नहीं करती पिछले 10 सालों के अंदर। अफसोस दिल्ली के हर बच्चा, हमारा दिल्ली का हर आम नागरिक जहरीली हवा लेने को मजबूर है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की ये आतिशी और अरविंद केजरीवाल की सरकार की वजह से। आंकड़े कहते हैं कि इन दिनों में जो प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो पराली है। 35% जो दिल्ली का कंट्रीब्यूशन प्रदूषण के अंदर है वो पराली से है। लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल और आतिशी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा को दोष देते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स की 75वें जनरल बॉडी मीटिंग में ओहदेदारों से खिताब किया और IIPA के ओहदेदारों को भी एजाज से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने मुल्क में अवामी इंतजामिया की बढ़ती हुई अहमियत और उसकी जिम्मेदारियों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि आज के बदलते हुए डिजिटल दौर में हमें अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स में ये खूबी पैदा करनी चाहिए ताकि वो इस सनत में ज़्यादा मौसर तरीके से काम कर सकें, ताकि लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि अवामी मुंतजमीन को हिंदुस्तानियत का आला तरीन एहसास रखने और नौ आबादियाती निज़ाम के बजाय अपनी रिवायात को आगे बढ़ाने का मकसद पेश नज़र रखना चाहिए। As a role model for the developing world, in this sphere, we have shown the world how technology can be leveraged for inclusive governance for 1.4 billion people, even in the remotest corner. Through our India Stack program, we are setting a template for the global south to emulate and implement technological solutions for governance. The world is fast adopting India model, seeking our assistance and giving India a soft diplomacy cutting edge. और मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने रियासत में अमन और अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आज मगरबी बंगाल में खवातीन पर होने वाले मजालिम बहुत ही अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि पूरे माशरे को इन वाक़यात के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में पीर को काबीना की मीटिंग में 27 अहम तजावीज़ को मंजूरी दी गई है। इजलास में सेंट्रल कैनाल स्कीम के डार्क जोन को कवर करने, ललितपुर में होर्ड डैम की तजवीज़,
कैन बेथुआ लिंक प्रोजेक्ट, मवेशी पालने का डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन की तजावीज़ 2024-25, मोलेसिस पॉलिसी, आला तालीम के असातिज़ा के तबादलों से मुतालिक पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती निजी यूनिवर्सिटी में तरमीमी बिल, उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ में अंग्रेजी और गैर मुल्की ज़बानों के लिए एक मरकजी यूनिवर्सिटी भी कायम करने के लिए ज़मीन देने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। इसके अलावा सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए गैर मुल्की इक्विटी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉर्च्यून को अब फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का नाम देने की तजवीज़ को मंजूरी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 के तहत गैजेट प्राइवेट लिमिटेड को माली इमदाद फराहम करने की तजवीज़। उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1971 में तरमीम की तजवीज़ और बागपत जिले में एक बैनुल अक़वामी योगा सेंटर बनाने की तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के वजीर खजाना सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि रियासत में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और फॉर्च्यून स्कीम में कुछ अहम तरामीम की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का नाम भी तब्दील करके फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। और भारत में अक्टूबर के महीने में मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। इन्वेस्टमेंट की नीति आई थी, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। आज जो संशोधन है तो वो हमने फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको किया है। उसमें ये तो जरूरी है कि कम से कम 10% इक्विटी हो। अब हमने इक्विटी के साथ साथ उसमें डिवेंचर को और लोन को भी उसमें अलाउ किया है। भारत में अक्टूबर के महीने में मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI बढ़कर 57.5 हो गया है, जो सितंबर में 56.5 था। आलमी दर्जाबंदी एजेंसी S&P ग्लोबल की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों में इजाफा 2024 के आगाज के बाद सबसे ज्यादा है। इसी की वजह से मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मांग में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से नए ऑर्डर्स और पैदावार में इजाफा हुआ है। S&P ग्लोबल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक एशिया, यूरोप, अमेरिका और लातीनी अमेरिका में बढ़ती हुई मांग की वजह से अक्टूबर में नए ऑर्डर्स और बरामदात में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए कंपनियों की जानिब से खाम माल की खरीदारी में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि इस अरसे के दौरान मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में भर्तियों में भी इजाफा हुआ है। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। विश्व हिंदू परिषद के बैनुल अक़वामी सदर आलोक कुमार ने कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में खालिस्तानी हामियों के जरिए हिंदुओं पर हुए हमलों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सफारत खाने की जानिब से कनाडा की हुकूमत से सिक्योरिटी की दरख्वास्त के बावजूद इसे नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि खुद कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खुद हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था, लेकिन ये खोखला साबित हुआ है। महकमा रेलवे मंगल से शुरू होने वाले बड़े त्यौहार छठ पूजा में शिरकत के लिए अपने गांव जाने वाले मुसाफिरों के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीर और मंगल का दिन भारतीय रेलवे के लिए चैलेंजों से पुर होगा, क्योंकि मुसाफिर आखिरी मराहिल में अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहेंगे। हमारे नामा निगार राजेश राज ने जानने की कोशिश की कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के जहन में क्या चल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एस्केलेटर से ये जो मुसाफिर हैं, ये मुसाफिर इसी एस्केलेटर से 1 नंबर से 15 नंबर प्लेटफॉर्म तक जा रहे हैं। मंगलवार को कहीं ना कहीं जो छठ व्रत का अनुष्ठान है वो प्रारंभ हो जाएगा, यानी नहाए खाए के साथ ही छठ व्रत की शुरुआत हो जाएगी और बुधवार को खरना होगा। खरना के दिन जो माताएं हैं वो त्योहार के मौके पर भगवान की आराधना करते हैं और उसी दिन रात से निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। गुरुवार को संध्या अर्घ होगा और शुक्रवार को जो उदयमान सूर्य हैं उनको अर्घ देने के साथ ही छठ व्रत समाप्त हो जाएगा। कैसा लग रहा है? छठ के लिए घर जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, टिकट मिल गया है, मैनेजमेंट तो ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है और हमें रेलवे अधिकारियों से यही उम्मीद थी कि आने वाले समय में ऐसा ही सुधार कुछ देखने को मिलेगा। पहले तो सही है,
सर रेलवे का अरेंजमेंट जितना भी बेहतर हो, लेकिन भीड़ तो रहती है उतनी। हम देखिए अभी तक तो ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई वारदात, ऐसी कोई भगदड़ वगैरह नहीं हुई जिसमें लोगों को नुकसान हो। रेलवे की तो बहुत बड़ी भूमिका है, बिना इनके तो बेचारे कहाँ जाएंगे। हाँ, बहुत खुशी है। रेलवे की सुविधाओं का हम लगातार जो है हम उसका जिक्र कर रहे हैं कि रेलवे किस तरीके से लोगों के लिए सहूलियत का पैगाम लेकर आया है। लेकिन अब बारी मुसाफिरों की भी है कि मुसाफिर रेलवे स्टेशन तक जब पहुंचे तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और ये जानकारी हासिल कर ही रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो कि उन्हें किस प्लेटफॉर्म पर किस गेट से होकर जाना है, क्योंकि तमाम लोगों के लिए, आरक्षित अनारक्षित श्रेणी के लोगों के लिए अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। मेडिकल फैसिलिटीज भी यहाँ पर उपलब्ध है। 208 सीसीटीवी कैमरों के जरिए पल पल की जो चप्पे चप्पे पर आरपीएफ के जवान नजर रखने के लिए जुटे हुए हैं। और वहीं पर दूरदर्शन न्यूज जो है, देश का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क, वो आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से पल पल की खबर एक हफ्ते से लगातार बता रहा है। कैमरामैन मोंटी के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।